अनुबंध कृषि कौनवीं का रिवीजन है आगे की क्लास का। अनुबंध कृषि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसान और कृषक उत्पाद खरीदने किसान है जो वो कृषि उत्पाद खरीदने वाली कंपनियां या एजेंसियों के बीच एक समझौता होता है, यानी के साथ और कंपनी जो हैं तो उनके बीच एक समझौता होता है। इस समझौते के तहत किसान एक निश्चित कीमत पर निर्धारित गुणवत्ता और मात्रा के अनुसार कृषि उत्पाद खरीदते हैं, यानी इस निश्चित गुणवत्ता और मात्रा के अनुसार कंपनियां माल को खरीदती हैं, जिसमें बीज, उर्वरक, तकनीक, सहायता, परिवहन आदि की व्यवस्था कंपनी के द्वारा की जाती है। अनुबंध कृषि की प्रक्रिया समझौता में किसान और कंपनी के बीच एक लिखित समझौता होता है। उत्पादन यानी किसान समझौते की शर्त के अनुसार उत्पादन करते हैं। फिर खरीद, कंपनी पूर्ण निर्धारित कीमत पर उत्पाद की खरीद करती है, यानी पहले से जो निर्धारित कीमत होती है उस पर खरीदती है। फिर तकनीकी सहायता, किसानों को आवश्यक इनपुट और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करती है। अनुबंध कृषि के सकारात्मक पक्ष तो मूल्य की गारंटी, यानी किसानों को उनके उत्पाद के लिए पहले से तय मूल्य मिलता है, जिसके बाजार की अस्थिरता का जोखिम कम हो जाता है। तकनीकी सहायता यानी आधुनिक तकनीक, बीज और उर्वरक की जानकारी उपलब्ध होती है, तो कंपनियों ने उपलब्ध भी कराती है। बाजार और उत्पाद विविधता यानी नई और तकनीकों को अपनाने की सुविधा मिलती है। फिर आर्थिक सुरक्षा, कंपनी अग्रिम भुगतान या वित्तीय सहायता यानी पहले से भुगतान कर देती है या कोई वित्त की सहायता देती है। फिर तक सीधी पहुंच, किसानों को सीधे उपभोक्ता तक पहुंचने की सुविधा मिलती है। अब इसका अगला है अनुबंध कृषि के नकारात्मक पक्ष। तो किसानों का शोषण है। कई बार कंपनियां अनुचित शर्तें थोपती हैं जिससे किसान को नुकसान होता है। और स्वतंत्रता की कमी यानी किसान अपनी इच्छा से फसल का चयन नहीं कर सकते। गुणवत्ता में विवाद यानी कंपनियां गुणवत्ता के नाम पर भुगतान रोक सकती हैं। फिर कानूनी जटिलता यानी अनुबंध में स्पष्टता होने पर कानूनी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। यदि अस्पष्टता है, स्पष्ट नहीं है तो विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। और छोटे किसानों की अपेक्षा प्राय छोटे और सीमांत किसानों को अनुबंध से बाहर रखा जाता है क्योंकि वो उतना उत्पादन नहीं कर पाते। तो भारत में अनुबंध कृषि से संबंधित कानून तो कृषि उपज विपणन समिति APMC अधिनियम आया। तो अनुबंध कृषि जो है उससे संबंधित कानून है कि राज्य सरकारों द्वारा लागू यह अधिनियम कृषि उत्पादों की बिक्री और खरीदने को नियंत्रित करता है। कई राज्यों ने इस संशोधन पर अनुबंध कृषि को वैध बनाया है कि अनुबंध कृषि कर सकते हैं। तो कृषि समझौता है ये अनुबंध में अधिनियम 2020 अब रद्द हो गया है। किसानों और कंपनियों के बीच समझौते को कानूनी मान्यता दी गई है। ये किसानों और कंपनियों के बीच जो अनुबंध होते हैं उसको मान्यता दी गई है और जो अधिनियम 2020 आया था वो रद्द हो गया है। मॉडल अनुबंध कृषि अधिनियम 2018 केंद्र सरकार द्वारा अनुबंध कृषि के लिए एक मॉडल कानून प्रस्तावित है जिसमें किसानों की सुरक्षा के प्रावधान और विवाद निपटान की प्रक्रिया तय की गई है। यानी राज्य स्तरीय अनुबंध कृषि कानून और राज्य स्तर पर भी कृषि कानून, जैसे कई राज्यों ने अपने अपने अनुबंध कृषि कानून बनाए हैं। पंजाब ने, हरियाणा ने, आंध्र प्रदेश ने। फिर इसके समाधान क्या है तो एकीकृत और स्पष्ट कानून है। समाधान है कि एकीकृत स्पष्ट कानून होने चाहिए, यानी एक राष्ट्रव्यापी समान और स्पष्ट कानून कृषि कानून बनाए जाने, यानी पूरे राष्ट्र के लिए एक स्पष्ट कानून बनाए जाए जो किसानों और कंपनियों दोनों के अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित करें। फिर राज्य सरकारों को केंद्रों द्वारा प्रस्तावित मॉडल अनुबंध कृषि अधिनियम 2018 को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी केंद्र क्या है इस मॉडल के अनुसार अनुबंध कृषि को प्रोत्साहित करना चाहिए। विवाद समाधान तो अनुबंध कृषि में शामिल पक्षों के बीच होने वाले विवादों के लिए एक
तेज, निष्पक्ष और स्वतंत्र समाधान प्रणाली अपनाई जाए कि जो अनुबंध के संबंध में विवाद हो गए तो तुरंत उनका निपटान किया जाए। किसानों के अधिकारों की रक्षा। अनुबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से कम कीमत न रखने की शर्त लागू की जाए। किसानों को अनुबंध से बाहर निकलने का अधिकार दिया जाए जिससे वे किसी भी अनुचित स्थिति में समझौता समाप्त कर सकें। फिर सार्वजनिक निजी भागीदारी। तो अनुबंध कृषि में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए ताकि छोटे किसानों को बाजार तक पहुंचने में सहायता मिले। सामाजिक सुरक्षा। तो अनुबंध कृषि में शामिल किसानों के लिए फसल बीमा योजना और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित की जाए कि फसल का बीमा हो और आजीविका जो है उनकी उसके लिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो कि उनकी आजीविका बनी रहे। फिर निष्कर्ष है कि भारत में अनुबंध कृषि को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि किसानों की सुरक्षा, पारदर्शिता, कानूनी स्पष्टता और बुनियादी ढांचे का विशेष ध्यान दिया जाए। फिर इन सुधारों से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी बल्कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। फिर कृषि में सब्सिडी। तो कृषि सब्सिडी से तात्पर्य सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता या रियायतों से है जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना और किसानों की आय में सुधार करना है और कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। सरकार कृषि सब्सिडी विभिन्न रूपों में देती है जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई, बिजली और कृषि यंत्रों की खरीद, ऋण पर ब्याज में छूट, फसल बीमा और विपणन सहायता। तो इस तरह से सरकार इनमें सहायता करके सब्सिडी देती है। कृषि सब्सिडी के उद्देश्य क्या हैं? तो कृषि उत्पादन में वृद्धि यानी उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक, कीटनाशक पर सब्सिडी देकर किसानों को आधुनिक तकनीक को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, इसलिए सब्सिडी देती है। तो उत्पादन में वृद्धि के लिए, फिर किसानों की आय में वृद्धि के लिए यानी किसानों की लागत को कम करके उनकी आय बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्र में जीवन स्तर में सुधार लाना। फिर कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कृषि उपकरण, सिंचाई सुविधाओं और भंडारण संरचनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भी सब्सिडी देती है। कृषि जोखिम कम करना यानी फसल बीमा और प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सहायता प्रदान करती है, यानी फसल की बीमा जो हो रहे हैं और प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान हो जाती है तो उसके लिए सब्सिडी देती है। फिर सस्ते कृषि ऋण उपलब्धता, किसानों को कम ब्याज दरों पर कृषि ऋण प्रदान करती है ताकि वे खेती की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। फिर समानता, छोटे और सीमांत किसानों को विशेष सहायता प्रदान कर कृषि क्षेत्र में असमानता को कम करना। तो छोटे किसानों को सहायता देती है ताकि उनकी असमानता कम हो। प्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी, यह वह सहायता है जो सीधे किसानों को नगद राशि, रियायत, अनुदान के रूप में दी जाती है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि लागत में राहत देना, उनकी आय में वृद्धि करना है, तो प्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है पैसा। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर वर्ष 600 रुपये की नगद सहायता दी जाती है। फिर उर्वरक सब्सिडी मतलब किसानों को उर्वरक, यूरिया आदि जैसे डीएपी और यूरिया पर रियायती दरों पर सुनिश्चित करती है। यदि किसान खरीदता है तो उससे कम दाम में मिलती है वो। कृषि यंत्र सब्सिडी यानी ट्रैक्टर, थ्रेसर, डीपी, सिंचाई जैसी कृषि यंत्रों की खरीद पर उसे सब्सिडी मिलती है। और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी, यह वह सहायता है जो परोक्ष रूप से किसानों को दी जाती है, यानी अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी मतलब अप्रत्यक्ष रूप से दी जाती है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं दी जाती। इसमें कृषि क्षेत्र में उपयोग होने वाली सेवाओं, संसाधनों
संसाधनों को कम लागत या निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना। उदाहरण के लिए नहरों, जल संसाधनों के निर्माण पर सरकार खर्च करती है, जिससे किसानों को कम लागत पर सिंचाई की सुविधाएं मिलती हैं। कृषि कार्य के लिए सस्ती और मुफ्त बिजली प्रदान करना। फिर कृषि सब्सिडी के सकारात्मक प्रभाव। तो भारत कृषि प्रधान देश यानी कृषि विकास का इंजन है। तो इस औद्योगिक विकास निर्णायक रूप से कृषि पर निर्भर। उद्योगों का विकास तभी होगा जब कृषि से कच्चा माल प्राप्त होगा उन्हें, तो कृषि का विकास होगा। कृषि सब्सिडी सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती है, संविधान के अनुकूल है, यानी सबको रोजगार भी देती है और समान आय के अवसर देती है। तकनीकी के लिए कृषि सब्सिडी आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा। भारतीय जनसंख्या का पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त खाद्य उत्पादन की आवश्यकता है, तो इसके लिए आवश्यक है। अब कृषि सब्सिडी के नकारात्मक पक्ष, यानी कृषि सब्सिडी का प्रयोग फसलों के पैटर्न को वांछित दिशा में बदलने के लिए भी किया जा सकता है, यानी फसलों के पैटर्न को एक दिशा में बदलने के लिए किया जाता है। हाल ही में दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दालों के न्यूनतम मूल्य किए। तो कृषि सब्सिडी के नकारात्मक प्रभाव है कि भारत में राजकोषीय घाटे का कारण कृषि सब्सिडी है। राजकोषीय घाटा क्या है, बढ़ रहा है। कृषि सब्सिडी के अधिक होने से भुगतान संतुलन प्रभावित होता है, यानी भुगतान संतुलन प्रभावित होता है और संसाधनों की कमी हो जाती है, यानी विदेश से जो पैसा आता जाता है। तो इस तरह से अगर कृषि उत्पादन अच्छा नहीं होगा तो क्या है कि बाहर से आयात करना पड़ेगा और भारत का जो विदेशी मूल्य है डॉलर वाला, वो भारत से चला जाएगा, तो भुगतान संतुलन को प्रभावित करती है। कृषि सब्सिडी से भारत में फसल पैटर्न विकृत हो गया है और गेहूं, चावल पर अधिक एमएसपी से दालों और मोटे अनाज की उपेक्षा की गई है, यानी दालें और मोटे अनाज तो लोग उगा नहीं रहे हैं, गेहूं चावल उगा रहे हैं क्योंकि उस पर एमएसपी है। तो और कृषि सब्सिडी से भारत की फसल पैटर्न विकृत हो गया है, यानी दो चीज़ें बस ज़्यादा उगा रहे हैं सर लोग। फिर दालों के उत्पादन में कमी के कारण उनकी उसमें मुद्रास्फीति अधिक है, क्योंकि दालों का उत्पादन कम हो रहा है तो मांग उनकी ज़्यादा है, तो मुद्रास्फीति हुई है, यानी दालों की कीमतें बढ़ी हैं। भारत में कृषि सब्सिडी का लाभ बड़े किसानों को मिलता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की आय विषमता बढ़ती है और ग्रामीण क्षेत्र की जो आय है उसमें विषमता आ जाती है। भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में किए जाने वाले कुल खर्च का 80% भाग कृषि सब्सिडी में जाता है, यानी कृषि क्षेत्र में जितना भी खर्च करती है 80% तो सब्सिडी देने में खर्च कर डालती है। इसलिए भारत सरकार अनुसंधान और अवसंरचना निर्माण में निवेश नहीं कर सकती, यानी उसके संबंध में जो नए रिसर्च हैं और उनके लिए जो कोल्ड स्टोरेज या अवसंरचना के निर्माण नहीं कर पाती, क्योंकि पैसा पहले ही खर्च हो जाता है सब्सिडी देने में। अब उच्च सब्सिडी के कारण पर्यावरण प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए भूमि की लवणता बढ़ना, यानी जल संसाधनों के दुरुपयोग होता है और बिजली का भी दुरुपयोग होता है, तो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। इससे मृदा की गुणवत्ता प्रभावित होती है और मृदा प्रदूषण भी बढ़ता है। अब है सुझाव। कृषि सब्सिडी को लक्ष्य को निखी बनाया जाए कि उसका लक्ष्य क्या है। कृषि का सब्सिडी की राशनिंग की जाए। प्रति किसान प्रदत्त सब्सिडी की अधिकतम मात्रा निर्धारित की जाए, इतने किसान को इतनी सब्सिडी ही मिल सकती है। लीकेज से बचने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, यानी कृषि का लाभ सब्सिडी का लाभ जिसको मिलना चाहिए उसी को मिले, तो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण किया जाए उसी के खाते में। सब्सिडी का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उर्वरकों के संतुलन और तार्किक प्रयोग को बढ़ावा मिले, तो उर्वरक जो है उनके संतुलित और तार्किक प्रयोग को बढ़ावा मिले, इसीलिए
फिर है वर्तमान में कृषि सब्सिडी की स्थिति। तो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत सरकार ने कृषि सब्सिडी के तहत खाद्य और उर्वरक सब्सिडी के लिए कुल 31.71 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए। तो वर्तमान में कृषि सब्सिडी के लिए 2025-26 में 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.70% से अधिक है। अब खाद्य सब्सिडी। तो खाद्य सब्सिडी वर्ष 2025-26 में खाद्य सब्सिडी के लिए 2,03,420 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे। यानी सब्सिडी के लिए 2026 के लिए 25-26 में 2 लाख करोड़ रुपए क्या है सब्सिडी के निर्धारित किए गए थे, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान के हिसाब से 1,97,000 करोड़ रुपए से अधिक है। यानी पहले इतने थे 1 लाख करोड़ 1,97,000 करोड़ और अब 2 करोड़ हो गए हैं। उर्वरक सब्सिडी। तो उर्वरक सब्सिडी के लिए 1.67 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में अब थोड़ा कम हुए हैं। तो उर्वरकों के लिए कम दिए जा रहे हैं पैसे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य कम उत्पादन वाले 100 जिलों में कृषि उत्पादन बढ़ाना है। इस योजना में लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। और दालों और कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यक्रम। तो सरकार ने 6 वर्षीय कार्यक्रम की घोषणा की है, यानी 6 साल के लिए, जिसका उद्देश्य दालों और कपास के उत्पादन को बढ़ाना है, ताकि आयात पर निर्भरता कम हो सके। तो 6 साल के अंदर दाल और कपास के उत्पादन को और ज़्यादा बढ़ाना है और कपास को तो दोगुना करना है। WTO और कृषि सहायता। तो 1986 में कृषि उत्पादों के निर्यातक 15 देशों ने कृषि व्यापार में पारदर्शिता लाने के लिए WTO में निम्न अनुबंध पारित किए। तो विश्व के 15 देशों इसमें शामिल थे। 1986 से कृषि WTO के सदस्य थे। इसमें मात्रात्मक प्रतिबंध सहित नॉन टैरिफ बैरियर को समाप्त किया जाए और सीमा शुल्क दरों को निश्चित किया जाए। तो मात्रात्मक प्रतिबंध जो थे उनको समाप्त कर दिया गया और निश्चित सीमा शुल्क निश्चित कर दिया गया। फिर विवेक पर आधारित लाइसेंस प्रणाली को समाप्त किया जाए। तो विकसित देश में आने वाले वर्षों में सीमा शुल्क 37% तक कटौती करेंगे और विकासशील देश 24% तक कटौती करेंगे। यानी जो सीमा शुल्क लगाते हैं कृषि उत्पादों या किसी भी चीज़ के बेचने के लिए या खरीदने के लिए दूसरे देश में, तो विकसित देश इसमें क्या करेंगे 37% तक कटौती करेंगे और विकासशील देश 24% तक कटौती करेंगे। विकसित देशों को उत्पाद एवं निर्यात सब्सिडी में कटौती का निर्देश दिया गया है। अब है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसमें कृषि के 3 विशेष क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में, यानी बाजार तक आसानी से पहुंच बनाना, फिर निर्यात सब्सिडी में कमी लाना, फिर घरेलू सहायता में कमी लाना। किसानों को मिलने वाली सब्सिडी को बॉक्स के रूप में जाना जाता है एवं इन्हें 3 समूह में वर्गीकृत किया गया है। तो किसानों को 3 प्रकार की सब्सिडी मिलती है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी और अम्बर बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स यानी इसके अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी सामान्यतः व्यापार में विकृति पैदा नहीं करती, यानी व्यापार होता है तो उसमें कोई परेशानी नहीं डालती और या फिर न्यूनतम विकृति उत्पन्न करती है, यानी पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, स्थानीय विकास कार्यक्रम, अनुसंधान
आपदा राहत इत्यादि हेतु सरकार द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता को शामिल किया जाता है, जिस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी हो गई। अब है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। तो इस बॉक्स के तहत आर्थिक सहायता को शामिल किया जाता है जो कृषकों के उत्पादों के उत्पादन में मात्रात्मक कमी लाने हेतु सरकार द्वारा दी जाती है। यानी कृषक जो कृषि में काम कर रहे हैं तो उनको सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी दी जाएगी, या यह सब्सिडी बहुत कम दी जाएगी, तो क्या उनका उत्पादन की मात्रा में क्या है कमी आएगी, इसलिए सरकार द्वारा दी जाती है। इन कृषकों को उत्पादों के उत्पादन में मात्रात्मक कमी लाने हेतु यानी सरकार उसकी पैसे की भरपाई कर देगी और किसानों को पैसा दे देगी और किसान मात्रा कम उत्पादन करें ताकि बाजार में उनका रेट सही रहे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। यह सहायता राशि व्यापार विकृति में कमी लाने हेतु दी जाती है। अब है अमर बॉक्स। तो इसके अंतर्गत ब्लू और ग्रीन बॉक्स के अलावा वे सभी सब्सिडियां आती हैं जो कृषि उत्पादन एवं व्यापार को विकृत करती हैं। यानी वे सब्सिडियां आती हैं जो कृषि के उत्पादन को और कृषि के व्यापार को विकृत करती हैं अमर बॉक्स में। इस सब्सिडी में सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण तथा कृषि उत्पादों की मात्रा, जो कृषि उत्पाद हैं तो कृषि उत्पादों की मात्रा के आधार पर प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता आदि को शामिल किया जाता है। अब है उर्वरक, बीज, विद्युत, सिंचाई पर आदि दी जाने वाली ऐसी सब्सिडियां व्यापार संतुलन को विकृत करती हैं। यानी उर्वरक पे, बीज पे, जो कृषि संबंधित चीज़ें उन पर दी जाती है तो व्यापार को विकृत करती हैं। ये अधिक उत्पादन को प्रोत्साहित करते हैं तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अपेक्षा देश के उत्पादों को सस्ता, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो अपने देश के उत्पाद हैं उन्हें सस्ता बना देती हैं, तो भारत का ज़्यादा अच्छे से बिकता है, जिससे कमी लाना जरूरी है, जिसके लिए विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं तय की गई हैं। कृषि सब्सिडी से जुड़े मुद्दे। पिछले लंबे समय से भारत में कृषि सब्सिडी विश्व व्यापार संगठन में संघर्ष का विषय बनी हुई है। WTO के कई सदस्य देश भारत की कृषि सब्सिडी को कृषि पर समझौता नियमों के खिलाफ बताते हैं। हालांकि काफ़ी आपत्तियों के बाद भारत को अस्थायी राहत दी गई है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी WTO सदस्य भारत के खिलाफ विवाद शुरू नहीं करेगा, भले ही उसकी सब्सिडी इसकी प्रतिबद्धताओं से अधिक हो। विकसित देशों का दबाव है कि कृषि को अब नामा यानी नॉन एग्रो मार्केट असिस्टेंस में जोड़ दिया जाए, यानी कृषि को अब सब्सिडी ना दी जाए, विकसित देश चाहते हैं। तो अमेरिका का कहना है कि वह अपने यहाँ कृषि निर्यात सब्सिडी में कटौती हेतु तैयार है, यानी कृषि के जो निर्यात है कर रहे हैं तो उसमें जो सब्सिडी देता है अमेरिका, सो कहता है मैं तैयार हूँ। लेकिन पहले यूरोपीय देश अपने यहाँ कृषि उत्पादों पर लगने वाली आयात, जो आयात होता है वहाँ आयात पर दर में कटौती कर रहे हैं। कृषि जहाँ पश्चिम के विकसित देशों के लिए व्यापार का मुद्दा है, वहीं हमारा जीवन भरण के लिए है, तो हमारे अपनी कृषि जीवन के भरण पोषण के लिए है। तो टैरिफ्स कानून के तहत नवीनतम तकनीकों पर विकसित देशों का एक अधिकार है। नवीनतम तकनीकें हैं तो उन पर विकसित देशों का अधिकार है, जिसके कारण वहाँ उत्पादन अधिक है और उत्पादन लागत भी बहुत कम है। यदि इस औद्योगिक उत्पादन के लिए अपने बाजार खोल देते हैं, यानी उद्योगों के उत्पादन के लिए बाजार खोल देते हैं, तब उन देशों में जो अभी औद्योगिकरण के प्रारंभिक दौर में हैं ठप पड़ जाएंगे। यदि मतलब जो विकासशील देश हैं और देश हैं उद्योग, तो विकसित देशों के लिए कृषि उत्पादों के लिए अपने बाजार खोल देंगे तो उनके दाम तो पहले से ही सस्ते हैं, बहुत कम दाम में बनाते हैं वो, तो और के व्यापार क्या है ठप पड़ जाएंगे। तो भारत द्वारा चावल के लिए
तो भारत में क्या हुआ, भारत द्वारा खाद्य सुरक्षा के लिए वर्ष 2023 में विपणन वर्ष में किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए उद्देश्य से विश्व व्यापार संगठन का शांति खंड लागू किया गया। यानी विश्व व्यापार में शांति खंड लागू किया गया किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए। इनका उद्देश्य भारत की गरीबी और कमजोर आबादी की घरेलू खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करना है, ना कि व्यापार करना है। तो भारत की जो कमजोर आबादी है, खाद्य सुरक्षा, तो उनकी आवश्यकता को पूरा करना है भारत का लक्ष्य। इसके मुख्य बिंदु हैं कि भारत द्वारा विपणन वर्ष 2023-22 के लिए चावल के लिए कृषि समझौते के तहत निर्दिष्ट न्यूनतम सीमा पार कर दी गई कि जो सब्सिडी देने की थी तो उसे पार किया गया, क्योंकि भारत ने वर्ष 2023 में चावल उत्पादन मूल्य 52.8 बिलियन डॉलर था, जो मतलब बेचता था, भारत निर्यात करता था। तो इस दौरान किसानों को 6.39 बिलियन डॉलर की सब्सिडी दी गई, तो सब्सिडी ज़्यादा दे दी गई। इससे भारत में क्या है, चावल सब्सिडी उत्पादन के मूल्य का 12%, जिससे विश्व व्यापार नियमों के अनुसार 10% घरेलू समर्थन सीमा का उल्लंघन हुआ है। 10% सीमा देनी चाहिए थी भारत को, तो सीमा का उसने उल्लंघन कर दिया और उसका मूल्य 12% तक हो गया। इस उल्लंघन के लिए भारत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि भारत द्वारा शांति खंड लागू किया गया है। WTO के नियमों के तहत कोई भी देश अपने कुल उत्पादन का अधिकतम 10% ही सब्सिडी के रूप में दे सकता है। ठीक है, विकासशील देशों के लिए यह सीमा 10% और विकसित देशों के लिए 5% है। यानी विकसित देश सिर्फ 5% ही दे सकते हैं। भारत द्वारा नियमों के अनुसार सब्सिडी की सीमा 10% है, लेकिन भारत द्वारा लगभग 12% है। तो सब्सिडी की सीमा जो है तो 10% है और भारत द्वारा लगभग 12% दी गई है। तो फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का अनाज कम कीमतों में उपलब्ध होता है, जिससे थाईलैंड, अमेरिका आदि में किसानों को नुकसान होता है। फिर प्रेस क्लॉज जो WTO में साइन किया हुआ भारत ने, यानी WTO के कृषि समझौते के अनुच्छेद 13 को संदर्भित करते हुए व्यापार वार्ताकारों के द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक शब्द है पीस क्लॉज जो है। तो कृषि समझौते के तहत व्यापार के संबंध में उपयोग किए जाने वाला शब्द है, जिसकी स्थापना WTO के द्वारा वर्ष 2013 में बाली मंत्री स्तरीय बैठक में हुई। तो बाली में एक मंत्री स्तरीय बैठक हुई, उसमें इस पीस क्लॉज की उत्पत्ति हुई 2013 में। फिर विकासशील देशों को गेहूं और चावल के लिए सीमा का उल्लंघन करने की चुनौती से प्रतिरक्षा, यानी विकासशील देश हैं जो, तो उनके गेहूं और चावल की सीमा का उल्लंघन करने की चुनौती से प्रतिरक्षा करने के संबंध में किसी भी देश को अपने ही लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम से कानूनी रूप से रोका नहीं जाएगा। यानी कोई भी देश है तो अपने लोगों की खाद्य सुरक्षा कर रहा है तो उसे रोका नहीं जाएगा, भले ही सब्सिडी कृषि पर WTO समझौते में निर्दिष्ट सीमाओं का उल्लंघन करते हो, भले ही WTO की सीमाओं का उल्लंघन करती हो, क्योंकि यह प्रावधान तब तक लागू रहेगा जब तक खाद्य भंडारण की समस्या स्थायी समाधान नहीं हो जाता। यानी खाद्य से जुड़ी समस्याओं को समाधान नहीं हो जाता, तब तक वो देश अपने किसानों को सहायता देता रहेगा। कृषि सब्सिडी तक तार्किक आवंटन, तो कृषि सब्सिडी का तार्किक आवंटन किया जाए, यानी कृषि सब्सिडी को लक्ष्योन्मुखी बनाया जाना चाहिए ताकि इसका लाभ लक्ष्य समूह तक पहुंच सके एवं लीकेज कम से कम हो। सब्सिडी की राशनिंग की जानी चाहिए तथा प्रति किसान प्रदत्त सब्सिडी की अधिकतम मात्रा निर्धारित की जानी चाहिए कि एक किसान को इतनी ही सब्सिडी दी जा सकती है। फिर सब्सिडी को लीकेज से बचाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सब्सिडी सीधे किसान के बैंक खाते में भेजनी चाहिए, यानी किसान को ही मिलनी चाहिए, ना कि कोई और उसका लाभ उठाए। तो लोगों में सब्सिडी के प्रभावों के प्रति जागरूकता का विकास करना चाहिए।
यानी सब्सिडी है जो, तो पर्यावरणीय प्रभाव, उस पर पर्यावरण का क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि किसान उसका अनुचित उपयोग कर देते हैं, तो उसको जागरूकता विकसित करनी चाहिए। इन प्रभावों का समय समय पर मूल्यांकन करना चाहिए एवं इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग भी की जानी चाहिए। सब्सिडी का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उर्वरकों के संतुलन एवं तार्किक प्रयोग को बढ़ावा दें, यानी उर्वरकों का सब्सिडी के दानों में सस्ते मिल जाते हैं उर्वरक, तो उर्वरकों का संतुलित उपयोग हो। कृषि सब्सिडी को धीरे धीरे कम भी करना चाहिए तथा कृषिगत अवसंरचनाओं जैसे सिंचाई, बिजली, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, सड़क नेटवर्क इत्यादि के विकास में निवेश किया जाना चाहिए। कृषि सब्सिडी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। इन राजनीतिक कदमों का अनुसरण कर कृषि सब्सिडी के प्रतिकूल प्रभावों की प्रतिकूल प्रभाव है उनको सीमित किया जा सकता है। साथ ही सब्सिडी कृषि एवं ग्रामीण विकास की गति को तीव्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और यह किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना अधिक होता है, यानी उत्पादन में जितना लागत हुई है लगा है तो उससे 1.5 गुना अधिक होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदने की गारंटी लेती है, यानी निश्चित मूल्य हो जाता है कितने पर सरकार खरीद लेगी, कोई नहीं खरीदेगा। तो यदि बाजार में फसल के दाम गिर जाते हैं तो भी सरकार इस निर्धारित मूल्य पर किसान की फसल को खरीद लेती है। एमएसपी का उद्देश्य, तो किसानों की आय की सुरक्षा करना, यानी किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देकर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, यानी किसान संतुष्ट हैं कि निश्चिंत रहें कि उन्हें उतना मूल्य मिलेगा। फिर किसानों की गिरावट से बचाना, यानी यदि बाजार में फसल की कीमत गिर जाती है तो एमएसपी किसानों को नुकसान से बचाती है। कृषि उत्पादकता को बढ़ावा, किसानों को सुनिश्चित मूल्य देकर अधिक उत्पाद के लिए प्रेरित करती है। फिर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत गरीबों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। 5वां कृषि विविधीकरण, यानी विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है एमएसपी देकर। फिर एमएसपी का महत्व, तो महत्व यही है कि जोखिम में कमी आती है, यानी फसल उत्पादन में प्राकृतिक आपदाओं, बाजार की अस्थिरता होने वाले नुकसान की भरपाई हो जाती है। फिर गरीबी को राहत, सस्ते दाम पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए सरकारी भंडारण में योगदान देती है। तो सस्ते दाम पर अनाज क्या है उपलब्ध कराती है और सरकारी जो भंडारगृह हैं उनमें योगदान देती है, तो गरीबी से राहत मिलती है। फिर कृषि विकास, एमएसपी किसानों को नई तकनीकें अपनाने और कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रेरित करती है। फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने से कृषि ग्रामीण विकास को बढ़ावा, यानी किसान जो है उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने से, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो ग्रामीण का विकास होगा। फिर किसानों का सशक्तिकरण, सरकार की मूल्य गारंटी से किसान बेहतर निर्णय ले सकते हैं। किसान की गारंटी ले लेती सरकार कितने मूल्य में खरीदेंगी तो उनसे बेहतर किसान निर्णय ले सकते हैं। तरह एमएसपी के तहत फसलें, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सरकार को 22 अनिवार्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और गन्ने के लिए उचित लाभकारी मूल्य एफआरपी की सिफारिशें की जाती हैं। तो एमएसपी मूल्य आयोग द्वारा, कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा सरकार को 22 फसलों पर क्या है सरकार एमएसपी देती है और गन्ने के लिए एक एफआरपी अलग से देती है, तो उनकी सिफारिश भी की जाती है कि देना चाहिए। फिर एमएसपी जिसमें उत्पन्न की लागत, मांग और आपूर्ति, यानी उत्पादन में जो लागत लगी है, फिर मांग है जितनी, आपूर्ति जितनी है, बाजार मूल्य के रुझान, अंतर फसल मूल्य समानता आदि जैसे विभिन्न कारकों
पर विचार किया जाता है। अब है फसलों की सूची। अनाज में फसलों किन किन पर मतलब एमएसपी है, तो अनाज की 7 फसलें हैं, दाल में 5 दालें हैं और तिलहन की 8 हैं। तो इस तरह 22 फसलों पर दी जाती है। तो अनाज में है धान, गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का और रागी। तो 7 अनाज की फसलें हैं। फिर दलहन में चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर की दालें हैं। फिर तिलहन में मूंगफली, सरसों, तोरिया, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल और कुसुम का बीज और राम तिल का बीज, इन पर एमएसपी दी जाती है। इसके अलावा तोरिया और छिलके वाले नारियल का एमएसपी क्रमशः तोरिया और सरसों और खोपरा के एमएसपी से अधिक के आधार पर तय किया जाता है। तो तोरिया और छिलके वाले नारियल का एमएसपी क्या है? सरसों वाले तो खोपरा के आधार पर, सरसों के आधार पर तय किया जाता है इनका एमएसपी। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर वर्ष में 2 बार यानी रबी की फसल के लिए और खरीफ की फसल के मौसम में की जाती है। तो एमएसपी की घोषणा सरकार करती है और वर्ष में 2 बार करती है, रबी की फसल के लिए और खरीफ की फसल के लिए। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि की लागत मूल्य आयोग 1965 में स्थापना हुई इसकी, और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन है। कृषि लागत और मूल्य आयोग तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन है। कृषि उत्पादों के संतुलित एवं एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से, यानी कृषि के उत्पादों को संतुलित करने और कृषि के एक मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देता है। फिर आयोग के द्वारा 24 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं। 24 फसलों पर एमएसपी की बात की जाती है। उचित और लाभकारी मूल्य, यहाँ भी तो था कि 22 अनिवार्य रूप से दिया जाता है, वैसे 24 फसलों पर दिया जाता है। उचित और लाभकारी मूल्य यानी चीनी मिलें जैसे मूल्य, चीनी मिलें हैं तो जिस मूल्य पर किसानों से गन्ना खरीदती हैं उसे उचित और लाभकारी मूल्य कहा जाता है। तो उचित लाभकारी मूल्य गन्ना क्योंकि दे देते हैं किसान और मिलें उन्हें बाद में पैसा दे पाती हैं, तो एक निर्धारित मूल्य होता है उनका। तो गन्ने की उचित और लाभकारी कीमत का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा तय किया जाता है कि गन्ने का मूल्य क्या होगा, और आयोग क्या है उनकी सिफारिशें भी करता है कितने होना चाहिए। तो समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो उचित और लाभकारी मूल्य को निर्धारित करने वाली जो समिति होती है कि समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा चुने जाते होंगे। तो उत्पादन लागत निर्धारण का तरीका, उत्पादन की लागत क्या है उसका निर्धारण कैसे होगा? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि की जो लागत है वो मूल्य आयोग द्वारा जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण के माध्यम से फसल की उत्पादन लागत का निर्धारण किया जाता है, कितनी लागत लगी होगी। तो ये आयोग ही जो है मूल्य लागत आयोग, तो यही बताता है कि कितना निर्धारण होगा, कितनी लागत लगी होगी। फसलों की उत्पादन लागत का निर्धारण करने के लिए कृषि मंत्रालय के तहत आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय द्वारा प्रदान किए गए राज्यवार और फसल विशिष्ट उत्पादन लागत अनुमानों से संबंधित आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। यानी हर एक मंत्रालय, कृषि से संबंधित मंत्रालय और निर्देशालय, जो सांख्यिकी निर्देशालय है वो, और विशिष्ट फसल, किस फसल की कितनी लागत के अनुमान आए हैं, तो इन आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। हालांकि ये आंकड़े 3 वर्ष के अंतराल पर ही उपलब्ध हो पाते हैं। इन 3 साल के अंतराल में आंकड़े उपलब्ध होते हैं, तो उन्हीं आंकड़ों के आधार पर हर साल का वो चलता होगा, कितनी लागत तो आती ही है। अब CACP द्वारा राज्य और अखिल भारतीय दोनों स्तरों पर प्रत्येक फसल के लिए 3 प्रकार के उत्पादन लागतों का अनुमान लगाया जाता है। यानी उत्पादन लागत निर्धारण का जो उचित लाभकारी मूल्य CACP क्या है ये?
तो CACP जो भी है वो राज्य और अखिल भारतीय दोनों स्तरों पर प्रत्येक फसल के लिए 3 प्रकार के उत्पादन लागत का अनुमान लगाया जाता है इसमें। अब है A2। इसके तहत किसानों द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशकों, श्रम और पट्टे पर दी गई भूमि और ईंधन, सिंचाई इत्यादि पर किए गए प्रत्यक्ष खर्च को शामिल किया जाता है, यानी कितना खर्च हुआ इन सब चीज़ों पर, तो इनको ध्यान में रखा जाता है A2 में। फिर A2+FL, यानी इसके तहत A2 के साथ साथ अवैतनिक श्रमिक, पारिवारिक श्रम, यानी अगर उसमें कृषि सब साधनों से सोई हो जाएगी, उस पर कोई काम भी तो करेगा श्रमिक, तो उसका मूल्य भी शामिल कर दिया जाता है। फिर यह एक अधिक व्यापक अवधारणा है क्योंकि इसके अंतर्गत A2+FL में किसानों के स्वामित्व वाली भूमि और चल संपत्ति के किराए या ब्याज को भी शामिल किया जाता है कि जिस भूमि पर किसानों ने वो खेती की है, तो उसका जो खेत भूमि का जो किराया आएगा और ब्याज होगा उस भूमि पर किराए में लगेगा, उसको भी वो C2 में जोड़ देते हैं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिशें करते समय CACP द्वारा A2+FL और C2 दोनों लागतों पर विचार किया जाता है कि कितनी लागत आई है, यानी श्रम की कितनी लागत आई है वो FL में, F2 में यानी बीज, उर्वरक, सिंचाई भरना, ये सब चीज़ें जो और बस संसाधन थे A2 में, और C2 में भूमि की जो किराया था और ब्याज, उस पर विचार किया जाता है। CACP द्वारा A2FL लागत की गणना प्रतिफल के लिए C2 लागत का उपयोग बेंचमार्क लागत के रूप में किया जाता है। मुख्य रूप से बेंचमार्क लागत जो भी है इसके लिए किया जाता है। राष्ट्रीय स्वामीनाथन आयोग, औपचारिक नाम राष्ट्रीय कृषि किसान आयोग है, तो इसका नाम कृषि किसान आयोग है और इसे स्वामीनाथन आयोग भी कहा जाता है। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित है। तो राष्ट्रीय किसान आयोग जो है वो किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित है। इसका गठन 2004 में किया गया था। स्वामीनाथन आयोग यानी राष्ट्रीय किसान आयोग का 4 में गठन किया गया। अध्यक्ष स्वामीनाथन थे। इसके सदस्य राम बदन सिंह और बाई सी नंदा तथा 4 अंशकालिक सदस्य थे और सचिव अतुल सिन्हा थे। आयोग का उद्देश्य है कृषि प्रणाली को स्थिरता प्रदान करने हेतु एक निर्माण करना और कृषि क्षेत्र को अधिक लाभदायक और लागत प्रतिस्पर्धी बनाना, यानी कृषि को स्थिरता प्रदान करना और कृषि क्षेत्र में जो भी किसी क्षेत्र को अधिक लाभदायक और लागत प्रतिस्पर्धी बनाना, कि लाभ भी हो किसी को और जितनी लागत है उसके साथ ही प्रतिस्पर्धा हो। फिर आयोग की सिफारिशें, तो अपने गठन से लेकर वर्ष 2006 तक आयोग द्वारा कुल 5 रिपोर्टें प्रस्तुत की गई। तो राष्ट्रीय कृषि आयोग है जो उसके अपने गठन के समय से इसमें अपनी 2006 तक आयोग द्वारा 5 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो इसका गठन कब हुआ था? 2004 में हुआ था। 5 रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की 2006 तक और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केवल 2 की। तो पहली सिफारिश थी कि विशेष रूप से खरीफ फसलों के लिए MSP निर्धारण करने में देरी से बचना चाहिए, यानी खरीफ की फसल के लिए जो MSP निर्धारित होती है उस पर देरी ना करें क्योंकि किसान बोने से पहले ही की जाए। फिर सभी क्षेत्रों में MSP के क्रियान्वयन में सुधार की आवश्यकता है। 2 इसने आयोग के अनुसार सरकार को MSP को उत्पादन और भारी औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। इसे C2 प्लस 50% फॉर्मूले के रूप में जाना जाता है। किसान संगठनों की MSP को लेकर मांग, यानी किसान संगठन है तो उसकी MSP को लेकर क्या मांग है? तो किसानों की मांग है कि
किसानों की मांग है कि कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा अनुशंसित 1.5 गुना MSP फार्मूला C2 लागतों पर लागू किया जाना चाहिए। यानी जमीन का जो किराए की बात हो रही थी C2 में, तो वो भी उस पर लागू की जाए MSP। हालांकि आयोग ने MSP के लिए न्यूनतम गारंटी की सिफारिश नहीं की थी कि न्यूनतम गारंटी कितनी होनी चाहिए, नहीं की थी, जिसकी मांग किसान संगठन द्वारा की जा रही है कि गारंटी भी दें, आप कितनी पर खरीदेंगे। तो MSP के निर्धारण संबंधित मुद्दे। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा ने बाजार को विकृत किया है तथा धान गेहूं के लिए प्रभावी है, जबकि अन्य फसलों के लिए केवल संकेतक है। तो अन्य फसलें नहीं खरीदी जाती तो उनके लिए संकेत बस दे दिया जाता है, और धान गेहूं ज़्यादा की प्राथमिकता है। फिर MSP को बाजार की गतिशीलता के साथ जोड़ने के बजाय किसानों के हितों के अनुरूप बढ़ाने से कीमत निर्धारण प्रणाली विकृत हो गई है। यानी बाजार गतिशील इसलिए नहीं हो रहा, बल्कि किसानों को हितों इनके लाभ के लिए बढ़ाया जाए, तो इसका निर्धारण प्रणाली जो है इसलिए विकृत हो गई है। इसीलिए जब सोयाबीन की MSP बढ़ती है तब बाजार की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, भले ही फसल अच्छी हो, क्योंकि MSP एक बेंचमार्क तय करती है। तो सोयाबीन के लिए MSP जब बढ़ती है तब बाजार की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी, और भले ही फसल अच्छी हो कि नहीं है, तो MSP से मतलब उसकी कीमत अच्छी हो जाएगी। तो बेंचमार्क यानी एक कीमतें बता देती है बाजार में, इतनी रहनी चाहिए, उतनी रहेंगी। MSP एक उचित बाजार मूल्य बनाने के बजाय आय निर्धारित करने वाली बन जाती है कि उचित मूल्य कितना है ये नहीं हो पाता है, और आय निर्धारित करती है कि इस व्यक्ति की मतलब किसान इसमें आय इतनी होनी चाहिए। इसका मुद्रास्फीति में भी योगदान है, यानी बाजार में मूल्य बढ़ाने में भी इसका योगदान है। फिर MSP विभिन्न वर्गों के बीच अंतर नहीं करता है, बल्कि यह औसत उच्च गुणवत्ता को संदर्भित करता है कि किसकी क्या है। तो गुणवत्ता को महत्व देता है MSP। उच्च गुणवत्ता की फसल को आधार मूल्य पर बिक्री के लिए बाध्य करने से किसान और व्यापारी दोनों की स्थिति एक जैसी हो जाती है। तो व्यापारी जो बेचते हैं और किसान बेचते हैं, तो उनकी स्थिति एक जैसी होती जाती है, क्योंकि गुणवत्ता के आधार पर फसल की बिक्री को बाध्य करती है। वो तो ऐसा नहीं कि खराब चीज़ें ले लेगी। तो ऐसी नीतियाँ किसानों को उनके मानकों को कम करने और निम्न किस्म के उत्पादों के लिए प्रेरित करेंगी, जिससे क्रेता कम गुणवत्ता वाली अन्न के लिए उच्च मूल्य का भुगतान करने के अनिच्छुक होगा और उसे गतिरोध हो सकता है। तो ऐसी नीतियाँ मतलब किसान को अपने मानकों को कम करने और निम्न किस्म के उत्पादों के लिए प्रेरित करेंगी, जिसमें क्रेता यानी क्रय करने वाला कम गुणवत्ता वाली अनाज के लिए उच्च मूल्य का भुगतान करने के अनिच्छुक होगा। यानी वो क्यों मतलब खराब गुणवत्ता वाले को लिए उच्च मूल्य देगा, तो गतिरोध हो सकता है। अब थोक व्यापारी और फुट विक्रेता, यानी थोक में बेचने वाला और खुदरा विक्रेता है जो, तो जमा की जाने वाली राशि को प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम को किसी भी समय लागू किया जा सकता है, क्योंकि यह धारणा सही लगती है, क्योंकि यह जमाखोरी से निपट सकती है। परंतु जो बात भुला दी जाती है वह यह है कि अधिकांश फसलें वर्ष में एक बार काटी जाती हैं और शेष वर्ष के लिए संग्रहित कर ली जाती है। यानी अधिकांश फसलें क्या है, एक साल में एक बार आती हैं, तो अधिकांश फसलें संग्रहित कर ली जाती हैं। किसी न किसी को फसल का भंडारण करना ही पड़ता है, अन्यथा उसे उपभोक्ताओं के लिए पूरे वर्ष तक उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, जिससे गुणवत्ता के नुकसान के जोखिम के साथ साथ लागत की जोखिम भी शामिल होती है। यानी गुणवत्ता का जोखिम
का खतरा तो है ये कि गुणवत्ता खत्म हो गई उसकी अनाज की धीरे धीरे, लेकिन लागत भी तो उसमें लगी है तो उसका भी तो नुकसान हो रहा है जो मध्यस्थ द्वारा वहन किया जाता है, यानी बीच में जो है बेच रहा है तो उसके द्वारा वहन किया जाएगा। अतः है कि कोई भंडारण या और संग्रहण के बीच अंतर कैसे कर सकता है कि भंडारण करने वाला व्यक्ति कि उसकी लागत आगत सब लगी हुई है और संग्रह जिसने किया है के बीच अंतर कैसे कर सकता है। मेरे कृषि उत्पादों के लिए हमारी व्यापार नीति भी विकृत है। जैसे जब अन्न के निर्यात पर प्रतिबंध लग रहा है तब उत्पादन में कमी के समय अन्न की कमी की पहचान करने और बोली प्रक्रिया के माध्यम से आयात करने में अधिक समय लग जाता है। तो निर्यात पर जब प्रतिबंध लग रहा है तो इसमें क्या होता है कि उत्पादन में कमी हो जाती है उस समय, तो उसकी अन्न की पहचान की जाती है और बोली प्रक्रिया के माध्यम से आयात करने में भी समय लग जाता है, तो स्टोरेज करके रखा जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब तक अन्न का आयात होता है तब तक मूल्य सामान्य भी हो जाते हैं। तो सुझाव है कि फसलों की संख्या बढ़ाने यानी अधिक फसलों को एमएसपी के दायरे में लाना ताकि किसानों को विविध खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाना यानी स्थानीय खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाकर किसानों की पहुंच सुनिश्चित करना, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में खरीद होते हैं जो केंद्र सरकार की संस्थाएं जो खरीदती हैं उनके उत्पाद, तो उनकी पहुंच उन तक हो। और मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता यानी एमएसपी तैयार करने की प्रक्रिया में बाजार मूल्य और उत्पादन लागत और वैश्विक व्यापार पहलुओं को भी शामिल करना चाहिए कि बाजार में कितना रेट है, उत्पादन लागत में कितना हुआ है और विश्व में कितनी रेट चल रहा है। किसान जागरूकता अभियान एमएसपी से संबंधित जानकारी के लिए जागरूकता अभियान चलाना और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाना चाहिए। त्वरित भुगतान प्रणाली फसल बिक्री के बाद किसानों को डिजिटल माध्यम से त्वरित भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए। सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कृषि आपूर्ति श्रृंखला में ट्रिपल पी को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी पीपी मॉडल को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब निष्कर्ष है कि उपयुक्त उपायों को लागू करने में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को अधिक समावेशी और पारदर्शी और किसान हितैषी बनाया जा सकता है। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि कृषि क्षेत्र में समग्र विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। रमेश चंद्र समिति 2013। तो एमएसपी के बारे में सुझाव देने के लिए भारत सरकार द्वारा रमेश चंद्र समिति बनाई गई। तो एमएसपी के बारे में रमेश चंद्र समिति ने सिफारिश दी। इसमें भारत सरकार द्वारा सभी स्थानों से एमएसपी के आधार पर फसलों का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता, इसीलिए भारत में डिफेंसिव प्राइस पेमेंट या मूल्य बीमा की व्यवस्था को लागू किया जा सकता है, यानी भारत के हर स्थान पे एमएसपी के आधार पर फसलें का अधिग्रहण यानी उन्हें सरकार नहीं खरीद पा रही है तो उसके लिए मूल्य बीमा मूल्य दे दिया जाता है, यानी पैसे वहाँ के लोगों के लिए पेमेंट सिस्टम बनाया गया है। इस व्यवस्था में सरकार द्वारा एमएसपी घोषित किया जाता है, लेकिन किसानों को यह कहा जाता है कि वे अपना माल खुले बाजार में बेच दें। यदि बाजार की कीमत एमएसपी की तुलना में कम रहती है तो सरकार डीबीटी के माध्यम से क्षतिपूर्ति दी जाती है, तो सरकार उसकी क्षतिपूर्ति देती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को कृषि नीतियों के निर्माण में भूमिका दी जानी चाहिए। तो मूल्य आयोग है जो कृषि लागत और मूल्य आयोग, तो उसके नीतियों के निर्माण में उसकी भूमिका है, तो उसे ही इस काम में की जानी चाहिए। फिर जन वितरण प्रणाली, जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस जो राशन कार्ड द्वारा बांटे जाते हैं, तो भारत सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली है जिसका उद्देश्य आवश्यक खाद्य पदार्थों और वस्तुओं को सब्सिडी दरों पर गरीब और कमजोर वर्गों तक पहुंचाना है। यह प्रणाली मुख्य रूप से राशन दुकानों के माध्यम से संचालित होती है जिन्हें आमतौर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें कहा जाता है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली कम कीमत पर अनाज के वितरण और आपातकालीन स्थितियों में प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए लाई गई एक प्रणाली है, जिसकी शुरुआत 1947 में हुई। यह देश की गरीबी के लिए सब्सिडाइज्ड दरों पर खाद्य और अखाद्य पदार्थों के वितरण का कार्य करता है। भारत सरकार की उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत स्थापित हैं। इसमें तो उपभोक्ता मामले जो हैं और खाद्य के सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत स्थापित किए गए हैं। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित किया जाता है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पीडीएस के लिए खरीद और रखरखाव का कार्य करता है। तो इसके लिए फूड कॉर्पोरेशन इंडिया जो है संस्था, वो इसके लिए रखरखाव और खरीद करती है, जबकि राज्य सरकारों के राशन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित करना होता है। तो राज्य सरकारें राशन कार्ड जारी करवाती हैं और वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित करवाती हैं। इसमें केंद्र सरकार क्या करेगी? खरीद, भंडारण, परिवहन, थोक का आवंटन और केंद्रीय निर्गत मूल्य, ये सब केंद्र सरकार तय करती है। राज्य सरकार क्या करेगी? तो राज्य सरकार डीलर्स का चुनाव करेगी, किसके द्वारा बंटवाना है काम। नए लाइसेंस जारी करेगी, यानी जो बांटता है उसको, तो उसके लिए नए लाइसेंस जारी करना। लाभार्थियों की पहचान करना कि किसको मिलना चाहिए। फिर मापदंडों का निर्धारण करेगी, किसको कितने दर पर, मतलब किसने कितना देना है, तो मापदंड निर्धारित करेगी और आवंटन मात्रा का निर्धारण भी करेगी। इसका प्रमुख उद्देश्य, तो पीडीएस का उद्देश्य केवल खाद्य पदार्थों की आपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को भी पूरा करती है। यानी गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल में रहने वाले लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, कमजोर वर्गों को रियायती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, ताकि वे भुखमरी और कुपोषण से बच सकें। अब है मूल्य स्थिरीकरण। खाद्य पदार्थों की कीमतों को स्थिर बनाए रखना, ताकि बाजार में महंगाई को रोका जा सके। फिर कृषकों को उचित मूल्य देना, यानी किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खाद्यान्न खरीद कर उन्हें उनकी उपज का उचित दाम दिलाना और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। तो किसानों को भी अच्छे मूल्य मिल जाते हैं और जनता को भी बिना महंगाई नियंत्रित हो जाती है और उन्हें अच्छे दाम पर मतलब भोजन में सहायता होती है। फिर ग्रामीण और शहरी गरीबों को राहत देना, यानी गरीबों को आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर प्रदान कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, देश में खाद्य पदार्थों की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना और खाद्य संकट के समय राहत प्रदान करना। तो खाद्य संकट होता है तो उसके समय राहत प्रदान करना है। फिर पोषण स्तर में सुधार, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण प्रदान करने वाली योजनाओं से जोड़कर कुपोषण को कम करना, यानी पोषण प्रदान करने वाली जो योजनाएं हैं सो उससे जोड़ना महिलाओं को और कुपोषण जिससे कम हो। फिर काला बाजारी और जमाखोरी का नियंत्रण करना, यानी आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और काला बाजारी को रोककर बाजार में उनकी उचित उपलब्धता सुनिश्चित करना, यानी कोई भी काला धन की तरह उसे जमा करके उसकी कीमत ना बढ़ाए। फिर पीडीएस का इतिहास, तो 1960 में अभावग्रस्त शहरी क्षेत्रों में आरंभ हुआ था, यानी 1960 में आरंभ हुआ था। फिर 70-80 तक उच्च गरीबी वाले क्षेत्रों में प्रारंभ हो गया। 1992 में नरसिंह राव द्वारा पुनर्गठन यानी संपूर्ण भारत में लागू कर दिया। तो 1992 से संपूर्ण भारत में चल रहा है और 70-80 में गरीबों के लिए और 60 के दशक में शहर में रह रहे लोग जो थे और अभावग्रस्त थे उनके लिए था। फिर 97 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसका नाम सार्वजनिक वितरण प्रणाली हुआ। 2000 में अंत्योदय योजना चलाई गई। फिर खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी बना दिया गया, देश के लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करी जाएगी। तो 2013 में नियम बना गया। फिर 2017 में प्रति व्यक्ति वितरण प्रणाली प्रारंभ करी गई। तो 2017 में यानी व्यक्ति के आधार पर कि एक व्यक्ति को कितना मिलना चाहिए, तो व्यक्ति के आधार पर हो गया। अंत्योदय अन्न योजना, तो ये अंत्योदय योजना 2000 में आई। इसका उद्देश्य बीपीएल यानी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी तक खाद्यान्न की कमी और पूर्ति करना है।
फिर लाभार्थी परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न। इस तो अंत्योदय योजना में एक परिवार के हिसाब से कि प्रत्येक परिवार है जो उसमें 35 किलोग्राम खाद्यान्न, इसमें 20 किलो गेहूँ और 15 किलो चावल, गेहूँ 2 रुपये प्रति और चावल 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जाएगा। योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को जिनकी आय कोई स्थिर साधन नहीं है, तो यानी बीपीएल परिवार के लोगों को। योजना के अंतर्गत 2.50 करोड़ गरीब सम्मिलित हैं और अब दिव्यांग भी इसमें सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 आया, तो इसमें पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो, यानी सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो जिससे कि वे एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सकें। खाद्य सुरक्षा के 4 प्रमुख घटक होते हैं, यानी उपलब्धता, यानी पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ उत्पादन और आपूर्ति हो, मतलब उत्पादित भी हो और आपूर्ति भी उसकी सुनिश्चित हो। फिर पहुँच, सभी लोगों को आर्थिक और भौगोलिक रूप से भोजन तक समान रूप से पहुँच हो, तो सभी लोगों को आर्थिक रूप से और भौगोलिक रूप से पहुँच भी हो और उत्पादन भी हो पहले में। दूसरे में पहुँच हो, फिर उपयोग हो, यानी पौष्टिक भोजन पौष्टिक हो और लोगों को उसकी सही तरीके से उपभोग करने की क्षमता में हो, यानी वो उसको खरीद सकें, उपभोग कर सकें। और स्थिरता, यानी दीर्घकालिक रूप से भोजन की उपलब्धता और आपूर्ति बनी रहे, यानी एक दिन मस ना हो, यानी हमेशा के लिए लंबे समय तक की उन्हें उपलब्धता सुनिश्चित हो जाए। खाद्य सुरक्षा क्यों आवश्यक है? तो जनसंख्या वृद्धि, भारत की बढ़ती जनसंख्या के लिए पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करना एक चुनौती है। गरीबी और असमानता, देश में अब भी बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिनके लिए भोजन खरीदना कठिन होता है, तो गरीब लोगों के लिए भोजन नहीं खरीद पाते वो। और कुपोषण और स्वास्थ्य, तो भारत में कुपोषण विशेष रूप से बच्चे और महिलाओं में गंभीर समस्या है। उचित पोषण के बिना संपूर्ण विकास संभव नहीं है। तो खाद्य सुरक्षा क्यों आवश्यक है? तो खाद्य सुरक्षा क्यों आवश्यक है, यही वाली बात थी अभी। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो वर्ष 2013 में लागू हुई सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और इसमें इसका उद्देश्य वहनीय कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। लक्षित वर्ग इसमें क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 75% ग्रामीण जनसंख्या को और 50% शहर की जनसंख्या को कवर करना, अर्थात समग्र रूप से देश में लगभग 2/3 जनसंख्या को इसमें कवर किया गया। पात्रता का निर्धारण करने की शक्ति राज्यों को दे देगी, राज्य निर्धारण करेगी किसे देना है। पात्रता, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यों द्वारा निर्धारित परिवार, राज्य जिस परिवार को निर्धारित करेंगे तो उसको दी जाएगी। अंत्योदय अन्न योजना के तहत पात्र परिवार इसमें शामिल होंगे, यानी बीपीएल जैसी कोई शर्त नहीं लगेगी, इसमें बीपीएल की शर्त नहीं होगी। राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु की सबसे बड़ी महिला को घर की मुखिया इसके नाम से राशन कार्ड होगा इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली में। अब है प्रति व्यक्ति, इसमें प्रति व्यक्ति 5 किलो, यानी व्यक्ति के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली आई। तो पहले अंत्योदय योजना में परिवार के हिसाब से थी, अब वितरण प्रणाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्यक्ति के आधार पर। तो प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें चावल 3 रुपये किलोग्राम, गेहूँ 2 रुपये किलो और मोटा अनाज 1 रुपये किलोग्राम के हिसाब से होगा। अंत्योदय अन्न योजना के तहत मौजूदा प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न का वितरण होगा। और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन 600 रुपये का मातृत्व लाभ और 6000 रुपये का मातृत्व लाभ भी दिया जाएगा, यानी बच्चे के जन्म के 6 माह बाद तक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और माँ को और 6000 रुपये का मातृत्व लाभ मिलेगा। तो गर्भवती महिलाओं के लिए कैलोरी की मात्रा स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं है, हालांकि कई राज्यों ने इस संबंध में अपने यहाँ व्याख्या व्यवस्था कर रखी है। तो खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता देंगे, यदि खाद्य आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं पैसा पहुंचाएंगे वहाँ। और जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र होगा, यानी अगर कोई समस्या है नहीं मिल पा रहा है वो राशन तो
शिकायत कर सकते हैं। फिर वन नेशन वन रेशन कार्ड यानी कब शुरू हुआ? 2019 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लागू किया गया है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इसे लागू किया गया वन नेशन और वन राशन कार्ड। इसमें क्या है तो किसने किया? तो केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, तो उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत किया गया। इसका उद्देश्य खाद्यान्न वितरण में सुगमता सुनिश्चित करते हुए खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को सार्थक बनाना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी एक कार्ड से पूरे देश में कहीं भी राशन प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यानी एक व्यक्ति कहीं भी रह रहा हो तो उसे वो लाभ प्राप्त कर सकेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सभी लोगों को अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी। प्रवासी मजदूर यानी खाद्य सुरक्षा, जो बेहतर रोजगार के अवसर तलाशने के लिए दूसरे राज्यों में जाते तो उन्हें वहां भोजन की उपलब्धता हो जाएगी। लाभार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पसंद के उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न को लेने और खरीदने का विकल्प है। भारत में पीडीएस की कमियां, तो रिसाव और विस्थापन यानी पीडीएस में खाद्यान्न का एक बड़ा हिस्सा लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचने से पहले ही लीक हो जाता है, खुले बाजार में बिक जाता है, जिससे प्रणाली की गंभीरता कम हो जाती है। तो यही लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता। जो राशन की दुकान चलाने वाले होते हैं वो उसे बेच देते हैं और लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता था। और बहिष्करण और त्रुटियां यानी पहचान प्रक्रिया में खामियों के कारण कुछ गरीब परिवार पीडीएस के लाभ से वंचित रह जाते हैं, जिससे उनकी खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए कुछ राज्यों में भ्रष्टाचार के कारण फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं। और तीसरा सीमित पोषण, पीडीएस मुख्यतः चावल, गेहूं, चीनी और मिट्टी के तेल तक सीमित है, जिससे पोषण विविधता की कमी रही है। दालें और अन्य पोषक तत्वों की आपूर्ति ना होना एक बड़ी समस्या है। अपने अब तो मिट्टी का तेल नहीं दिया जाता, चीनी भी शायद नहीं देते हैं। निम्न गुणवत्ता, कभी कभी लाभार्थियों को कम मात्रा में निम्न गुणवत्ता वाला अनाज प्राप्त होता है। भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी, कुछ उचित मूल्य की दुकानों में मालिक पीडीएस वस्तुओं को अधिक कीमत पर बेचते हैं या उन्हें खुले बाजार में भेज देते हैं, जिससे वास्तविक लाभार्थियों का नुकसान होता है। फिर भंडारण और परिवहन, खाद्यान्न के भंडारण और दूर दराज के क्षेत्रों में वितरण की समस्या है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है। यानी दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं, जो है दूर दराज के इलाके हैं, तो वहाँ तक बांटने की सुविधा नहीं है। तो वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भी फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के गोदामों में अनाज सड़ने पर चिंता जताई थी। फिर समाधान के लिए बाधवा समिति 2006, इसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठन की गई थी, यानी बाधवा समिति। इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के काम काज में आने वाली बाधाओं के मद्देनजर रखते हुए इसने सुझाव दिए बाधवा समिति ने। तो इसने कहा पीडीएस डीलर स्थानीय निवासी होना चाहिए, यानी उस स्थान का होना चाहिए। फिर लाइसेंस एसएचजी यानी ग्राम पंचायतों को दिया जाए। लाइसेंस जो है ग्राम पंचायतें जारी करेंगी। और उचित मूल्य की दुकानों के आर्थिक वहन के लिए पीडीएस को दुकानों को अन्य वस्तुओं की भी बिक्री की जा सकती है, यानी आर्थिक वहन, अगर उनका खर्च नहीं निकल पा रहा है तो अन्य वस्तुएं भी वो बेच सकती हैं। जीएसटी प्रणाली का प्रयोग किया जाए। फिर मापन की डिजिटल मशीन लगाई जाए। मैसेज द्वारा सूचना दी जाए कि किस व्यक्ति को कितना भोजन मिलना है। और बायोमेट्रिक का उपयोग किया जाए। स्मार्ट कार्ड का प्रयोग किया जाए और कठोर कार्यान्वयन एवं प्रभावी शिकायत नियंत्रण तंत्र बनाया जाए। वह शांता कुमार समिति 2014 में आई है। तो 14 में फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के पुनर्गठन और कृषि सुधार पर सुझाव देने के लिए शांता कुमार
की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ। शांता कुमार अध्यक्षता की समिति का गठन हुआ। 2015 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली समिति ने कृषि नीति और खाद्य और उर्वरक पर सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने और फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के पुनर्गठन पर कड़े सुझाव की सिफारिश की। ये नीति को अच्छा बनाया जाए, उर्वरकों पर सब्सिडी को तर्कसंगत भी बनाया जाए, के हिसाब से सब्सिडी दी जाए और इसका पुनर्गठन भी की सिफारिश भी की। फिर डिलीवरी में विलंब के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने का सुझाव दिया। पीडीएस को पूर्णतः कंप्यूटरीकृत करने का सुझाव दिया, यानी पीडीएस जो है उसको पूर्णतः कंप्यूटरीकृत किया जाए, कंप्यूटर में चढ़ा होना चाहिए। फिर कृषि नीति, खाद्य और उर्वरकों पर सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना। कृषि नीति है उसको तर्कसंगत बनाना, उर्वरकों पर जो सब्सिडी है उसको तर्कसंगत बनाया जाए और फूड कॉर्पोरेशन इंडिया का पुनर्गठन किया जाए। तो ये बात उसने कही थी। वह छत्तीसगढ़ का मॉडल है। तो पूर्ण सरकारी नियंत्रण। छत्तीसगढ़ सरकार ने राशन की दुकानों के स्वामित्व को निजी हाथों से हटाकर सहकारी समिति यानी महिला स्वसहायता समूहों, एसएचजी और पंचायत को सौंप दिया, यानी निजी हाथों में नहीं, इनसे हटा दिया। और लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि, यानी राज्य ने गरीबी की परिभाषा का विस्तार कर अधिक लोगों को सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराया, यानी गरीबी की परिभाषा को और विस्तार किया। और डिजिटलीकरण, यानी पीडीएस में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड, एसएमएस अलर्ट जैसी तकनीकों का उपयोग किया गया, यानी जिस व्यक्ति को मिलना है उसे एसएमएस जैसी कार्यक्रम किए गए। फिर घरेलू स्तर पर अनाज की आपूर्ति, यानी लोगों को आसानी से और समय पर राशन मिले, इसके लिए परिवहन और वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाए। अनाज का वितरण करने वाले वाहनों को विशेषतः पीले रंग से डिजाइन किया गया ताकि इस प्रकार के वाहनों की विशेषीकृत पहचान हो सके और खाद्यान्न की चोरी रुक जाए। फिर तमिलनाडु का मॉडल। तो तमिलनाडु ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का यह मॉडल गरीबों और अमीरों में भेदभाव नहीं करता, बल्कि सभी को राशन कार्ड दिया जाता है। इसमें सभी को राशन कार्ड दे दिया गया। केरल मॉडल। तो डिजिटल राशन कार्ड और बायोमेट्रिक सत्यापन, राशन वितरण को फिंगरप्रिंट आधार से जोड़ दिया गया। केरल ने क्या किया, डिजिटल आधार कार्ड बना दिया गया और फिंगरप्रिंट से जोड़ दिया और आधार कार्ड से जोड़ दिया गया। फिर पोषण केंद्रित योजना, इसमें केवल अनाज ही नहीं बल्कि पोषण आहार जैसे दलहन, तिलहन आदि भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो केरल में और सब चीज़ें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं और डिजिटल रूप से काम हो रहा है। पीडीएस से संबंधित नवीनतम सरकारी आंकड़े। तो नवीन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लगभग 81 करोड़ लोग लाभान्वित हैं, जो देश की कुल आबादी का 2/3 हिस्सा है। तो इसमें पीडीएस के तहत 2/3 हिस्सा देश के लाभार्थी हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी 20.4 करोड़ घरेलू राशन कार्डों की संपूर्ण वितरण प्रक्रिया को कंप्यूटरीकृत कर दिया है। तो 20.4 करोड़ घरेलू राशन कार्ड हैं, सबको कंप्यूटर डिजिटलीकृत कर दिया गया है। इन राशन कार्डों का डिजिटलीकरण किया गया है और 99.8% राशन कार्ड और 98.7% व्यक्ति लाभार्थियों के राशन कार्ड आधार से जोड़ दिए गए हैं। तो डिजिटलीकरण कर दिया गया है और आधार कार्ड से भी जोड़ दिए गए हैं। देश भर में 5.33 लाख उच्च मूल्य की दुकानों में यानी पीओएस उपकरणों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण हो रहा है, जिससे वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ रही है। तो उचित मूल्य की दुकानों से नवीन उपकरण है जो उनसे खाद्यान्न वितरण हो रहा है। फिर ONORC के तहत 125 करोड़ से अधिक लेन देन दर्ज किए गए हैं, जिसमें 3.5 करोड़ प्रवासी लाभार्थी शामिल हैं। तो इसमें प्रवासी जो यहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं काम की खोज में, तो उसमें वे भी लोग शामिल हैं। तो निष्कर्ष है कि भारत में पीडीएस खाद्य सुरक्षा का आधार है, लेकिन लीकेज यानी भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कमियों ने इसके प्रभाव को सीमित किया है। फिर सरकार ने डिजिटलाइजेशन यानी डीबीटी और
ONOC जैसे कदमों से सुधार की दिशा में प्रयास किए हैं जो सफल रहे हैं। नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि यह प्रणाली विशाल स्तर पर संचालित हो रही है, परंतु इसे प्रभावी बनाने के लिए पोषण विविधता और भंडारण सुधार पर ध्यान देना आवश्यक है। यानी नवीन आंकड़े बताते हैं कि इसमें सुधार हो रहा है, लेकिन पोषण विविधता में ध्यान देना चाहिए और चीज़ें ही बांटनी चाहिए। अब है खाद्य प्रसंस्करण। यानी खाद्य प्रसंस्करण वह प्रक्रिया है जिसमें कच्चे खाद्य पदार्थ जैसे अनाज है, फल है, सब्जियां, मांस और डेयरी उत्पाद हैं, तो उनको विभिन्न तरीके से परिवर्तित करके अन्न उपयोगी यानी भंडारण किया जाए, उनका गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। तो प्रसंस्करण प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के तहत खाद्य उत्पादों को सुरक्षित, अधिक स्वादिष्ट और लंबे समय तक संरक्षित रखने योग्य बनाया जाता है। तो लंबे समय तक वो संरक्षित रहते हैं। खाद्य प्रसंस्करण के कुछ उदाहरण, तो दूध को पाश्चुरीकृत करना ताकि यह लंबे समय तक सुरक्षित रहे, तो दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है। फिर फल सब्जियों से जूस, जैम और अचार बनाना। मांस मछली को फ्रीज कर संरक्षित किया जाता है। अनाज को आटा, ब्रेड या पास्ते में बदल दिया जाता है। तो तिलहन से तेल निकाल कर परिष्कृत कर दिया जाए, यानी अधिक समय तक चलने वाली चीज़ें बनाई जाती हैं, उनका मूल्य भी बढ़ जाता है। फिर अब खाद्य प्रसंस्करण के उद्देश्य क्या हैं, क्यों किया जाता है? तो मूल्य वृद्धि के लिए, यानी कच्चे माल की कीमत और उपयोगिता बढ़ाना। फिर भंडारण और सेल्फ लाइफ बढ़ाना, यानी खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए। फिर खाद्य सुरक्षा, यानी बैक्टीरिया, हानिकारक जीव जो होते हैं, तो उस जीवों को नष्ट करने के भोजन को सुरक्षित बनाया जाता है। फिर स्वाद और पोषण बनाए रखना, यानी प्राकृतिक स्वाद आता है उससे, और पोषण को भी संरक्षित या बढ़ावा मिलता है। फिर सुविधाजनक खाद्य उत्पाद तैयार करना, जैसे इंस्टेंट फूड या पैकेड फूड इत्यादि बनाए जाते हैं, तो सुविधाजनक भी होते हैं और अच्छे उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। अपशिष्ट को कम करना, खराब होने वाले उत्पादों को अधिक समय तक उपयोग योग्य बनाना, यानी खराब होने वाले पदार्थ अधिक समय तक उपयोग किए जा सकते, तो ये थे सब इसके मूल। अब खाद्य प्रसंस्करण के प्रकार, तो प्राथमिक प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण के प्रकार में प्रथम प्रसंस्करण है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें कच्चे खाद्य पदार्थों को उनकी मूल अवस्था में संसाधित किया जाता है, जैसे अनाज की सफाई, छटाई और सुखाना। उदाहरण के लिए गेहूं की पिसाई से आटा बनाना और दूध को पाश्चुरीकृत करना और फलों को धोकर छीलना, तो पहला चरण है। अब है माध्यमिक प्रसंस्करण, तो इसमें खाद्य पदार्थों को अधिक उपयोगी, स्वादिष्ट बनाने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है। उदाहरण के लिए गेहूं के आटे से ब्रेड बनाना, दूध से पनीर या दही बनाना। फिर तीसरा प्रसंस्करण में उच्च स्तर का प्रसंस्करण है, जिसमें तैयार उत्पाद को पैकिंग, संरक्षण और बाजार के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें डिब्बाबंदी, फ्रीजिंग या डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण जैसी तकनीकें अपनाई जाती हैं। खाद्य प्रसंस्करण का स्थान, कच्चे माल की उपलब्धता है। कहाँ होना चाहिए खाद्य प्रसंस्करण? तो जहाँ कच्चा माल उपलब्ध हो, यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मुख्यतः उन क्षेत्रों में स्थापित होते हैं जहाँ कृषि उत्पादों की भरपूर उपलब्धता होती है, जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्रों में यहाँ उत्पाद अच्छे होते हैं। फिर उपभोक्ता बाजारों की निकटता, यानी प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की मांग को देखते हुए यह उद्योग बड़े शहरी केंद्र यानी दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई के पास स्थित होते हैं, जहां बाजार अच्छे से मिल जाता है ना। फिर भंडारण और परिवहन सुविधाएं, अच्छे बुनियादी ढांचे वाले स्थानों को प्राथमिकता दी जाती है, यानी कोल्ड स्टोरेज अच्छे हों, लॉजिस्टिक्स मतलब पहुंच के लिए परिवहन अच्छे हों, आदि सुविधाएं होती हैं, तो वहाँ अच्छा होता है। फिर समर्थन, तो केंद्र राजनीति का समर्थन है, तो केंद्र और राज्य सरकार विशेष खाद्य पार्क हैं और मेगा फूड पार्क स्थापित करके इस उद्योग को प्रोत्साहित कर रही हैं। तो केंद्र सरकारें हैं जो केंद्र और राज्य सरकारें इस खाद्य
पार्क, मेगा फूड पार्क स्थापित करके इस उद्योग को प्रोत्साहित कर रही हैं। अब है खाद्य प्रसंस्करण ऊपरी अपेक्षाएं। ऊपरी अपेक्षाओं का तात्पर्य उन आवश्यकताओं से है जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की प्रारंभिक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी होती हैं। यानी ऊपरी अपेक्षाएं यानी प्रसंस्करण उद्योग की प्रारंभिक श्रृंखला से जुड़ी होती है। इसमें मुख्यतः कच्चे माल, संसाधन और बुनियादी ढांचा शामिल होता है। फिर है कृषि और कच्चे माल की आपूर्ति, यानी उच्च गुणवत्ता वाले अनाज, फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद, मसाले, मांस और मछलियाँ आदि सतत आपूर्ति होनी चाहिए। यानी जो कच्चा माल है उसकी सतत आपूर्ति होनी चाहिए इसमें। और पहले में है बुनियादी ढांचा अच्छे से होना चाहिए, जो चीज़ काम करने वाले हैं, संसाधन होने चाहिए। फिर माल जो है सतत पहुंचना चाहिए, आपूर्ति होनी चाहिए यानी। फिर अगला है भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा होनी चाहिए, यानी खराब होने वाले पदार्थों के लिए उन्नत भंडारण सुविधाएं होनी चाहिए। फिर लॉजिस्टिक यानी कच्चे माल कारखानों तक पहुंचाने के लिए बेहतर परिवहन सुविधाएं होनी चाहिए, तभी तो कारखानों तक पहुंचेगा कच्चा माल। फिर ऊर्जा और जल आपूर्ति, यानी खाद्य प्रसंस्करण के लिए स्थायी ऊर्जा और जल स्रोतों की उपलब्धता होनी चाहिए, तभी तो प्रसंस्करण करने वाली मशीनें ऊर्जा या जल की पूर्ति में चलेंगी। फिर सरकारी नीतियों का समर्थन, कच्चे माल की खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और सब्सिडी संबंधी नीतियां उन्हें सहयोग करनी होनी चाहिए। नीचे की अपेक्षाएं वह होती हैं जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतिम उत्पादों की डिलीवरी और खपत से संबंधित होती हैं। तो नीचे की आवश्यकताएं उत्पाद की होती हैं। इसमें क्या है, पैकिंग और ब्रांडिंग होती है। तो उत्पादों को सुरक्षित और आकर्षक तरीके से बाजार में उतारने के लिए उन्नत पैकिंग तकनीक अपनाई जाती है। तो पैकेजिंग तकनीक, इसमें क्या है, वितरण और विपणन चैनल, यानी खुदरा दुकानों, सुपरमार्केट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और होटल, रेस्टोरेंट यानी नेटवर्क तक पहुंच जाना। तो वितरण सुनिश्चित करना, सुपरमार्केट, ई कॉमर्स या प्लेटफॉर्म आदि के द्वारा वितरण पहुंचना। अगला है खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण। तो इसमें है FSSAI और अन्य नियामक एजेंसियों द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना। तो खाद्य सुरक्षा की गुणवत्ता को नियंत्रित करना। फिर निर्यात बाजार की मांग, यानी अंतर्राष्ट्रीय मांगों को पूरा करने के लिए प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का उन्नयन और प्रमाणीकरण, कि अच्छा प्रमाणीकरण हो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के मानकों के अनुसार वस्तुएं बननी चाहिए। फिर उपभोक्ता रुझान और नवाचार, यानी उपभोक्ता जो उपयोग कर रहे हैं तो उनका रुझान उसकी तरफ हो, यानी जैविक, स्वास्थ्य, सुविधा आधारित खाद्य उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करना चाहिए, यानी जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो और सुविधाजनक भी हो, तो उनकी मांग हो तो उसको पूरा करना चाहिए सब मांगों को। फिर विद्यमान समस्याएं, तो इसके संबंध में समस्याएं कि भारत विश्व में फल और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन अपर्याप्त परिवहन और वितरण अवसंरचना के कारण हर वर्ष इनमें 25 से 30% तक उत्पाद नष्ट हो जाते हैं, जिससे प्रति वर्ष 92,000 करोड़ रुपए के अधिक का नुकसान हो जाता है। और कच्चे माल की अनियमित आपूर्ति, यानी मौसमी उत्पादन और खराब आपूर्ति श्रृंखला के कारण कच्चा माल साल भर उपलब्ध नहीं होता, यानी मौसम के कारण क्या है कि साल भर कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाता। और उदाहरण के लिए आम प्रसंस्करण इकाइयाँ केवल गर्मियों में ही पूरी क्षमता से काम कर पाती हैं। तो कम प्रसंस्करण स्तर है इस तरह से। फिर कम प्रसंस्करण स्तर, यानी भारत में फल और सब्जियों का केवल 2-3% ही प्रसंस्करण होता है, यानी प्रसंस्करण बहुत कम होता है, जबकि मछलियों का 8% और दूध का 35% प्रसंस्करण होता है। यह वैश्विक औसत का 40 से 80% से बहुत कम है। तो प्रसंस्करण भारत में बहुत कम हो पाता है। फिर नियामक,
यानी जटिलताएं हैं, यानी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नियंत्रित करने वाला जटिल और प्रायः अतिव्यापी नियामक ढांचा है, जहाँ परिचालनात्मक चुनौतियां उत्पन्न करता है। तो जटिल प्रसंस्करण के लिए नियंत्रण ढांचा भी जटिल है। फिर खाद्य सुरक्षा और पैकिंग से संबंधित कई मंत्रालयों के अधीन 13 से अधिक केंद्रीय आदेश जो हैं और राज्य स्तरीय नियामक उद्योग के लिए बाधा बनते हैं। तो पैकेजिंग से संबंधित कई मंत्रालय के अधीन जो है आदेश लेने पड़ते हैं। राज्य स्तर पर नियम के संबंध में बाधाएं भी हैं। फिर बुनियादी ढांचे की कमी, कोल्ड स्टोरेज और परिवहन सुविधाओं की कमी से, कोल्ड स्टोरेज की कमी से और परिवहन सुविधा है जो परिवहन सुविधाओं की कमी से फसल के बाद नुकसान बढ़ रहा है। यानी फसल है जो फसल के बाद नुकसान बढ़ता है। वर्ष 2020 में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कोल्ड चेन की अपर्याप्तता से 15 से 20% उत्पाद खराब हो जाते हैं। तो कोल्ड स्टोरेज है जो उसमें परिवहन की कमी है और इसके कारण क्या है 15-20% उत्पाद खराब हो जाते हैं। तो बुनियादी ढांचे की कमी है, यानी कोल्ड स्टोरेज की कमी है और परिवहन सुविधाओं की कमी है, और नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में ये बताया गया है। अब है प्रौद्योगिकी और कुशल श्रम की कमी। तो आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी से उत्पादकता प्रभावित होती है, यानी प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं है, और छोटे पैमाने पर इकाइयां यानी मशीन अपग्रेड करने में असमर्थ है। छोटी इकाइयां हैं, मशीन भी अच्छी नहीं है, तो असमर्थ है इस चीज़ें। तो प्रौद्योगिकी और कुशलता की कमी है भारत में। सरकार द्वारा कमियों को दूर करने के प्रयास। तो सरकार ने क्या किया, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाओं और महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1998 में एक अलग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का गठन किया। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समय 1998 में एक अलग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का गठन किया। इसमें क्या है, खाद्य उत्पादों के विनिर्माण में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है। 100% विदेशी निवेश यानी विदेशी कंपनियां FDI लाएंगी और भारत में इसमें विदेशी निवेश करेंगी प्रसंस्करण उद्योग में, तो इसकी अनुमति दी गई है 100% तक। अब खाद्य प्रसंस्कृत परियोजनाओं इकाइयों को सस्ते ऋण प्रदान करने के लिए नाबार्ड ने इन खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं तो उन्हें ऋण प्रदान किया जाए ताकि वो अच्छा काम कर सके। तो नाबार्ड ने 2000 करोड़ रुपए तक का एक कोष बनाया है और खाद्य और कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के ऋण के लिए कृषि गतिविधि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लाभ पर आयकर में 100% छूट जैसे राजकोषीय उपाय हैं। तो नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं जो उनमें इकाइयों के लाभ पर आयकर जो है उसमें 100% छूट जैसे राजकोषीय उपाय हैं। 500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ टमाटर, प्याज, आलू की फसलों की मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना ऑपरेशन ग्रीन्स का प्रारंभ किया गया। PM सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना यानी जून 2020 में शुरू। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण यानी 2020 में शुरू हुई। ये केंद्र प्रायोजित योजना थी। इसका उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का औपचारीकरण करना, यानी सूक्ष्म प्रसंस्करण इकाइयां हैं उनको औपचारिक रूप से चलाना है और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाना, यानी सूक्ष्म इकाइयां हैं उन्हें उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, रोजगार के अवसर सृजित करना है। योजना की अवधि 2024-25 यानी 5 वर्ष तक है और 10,000 करोड़ इसमें बजट है इसका।
अब है वित्त सहायता। तो व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्योग हैं जो उसके लिए 35% क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी अधिकतम 10 लाख तक की सहायता दी जा रही है। वित्त सहायता 35% और 10 लाख तक की सहायता। स्व सहायता समूहों को सीड कैपिटल के रूप में प्रति सदस्य 40,000 तक की सहायता दी जा रही है। तो स्व सहायता समूह को दी जा रही है। एफपीओ यानी सहकारी समितियों को बड़े स्तर के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए वित्त सहायता दी जा रही है। अब कौशल विकास और प्रशिक्षण। तो खाद्य सुरक्षा मानकों, आधुनिक तकनीकों और व्यवसाय प्रबंधन का प्रशिक्षण करना। तो कौशल सिखाया जा रहा है, कौशल के मानक निर्धारित किए जा रहे हैं, तकनीक और व्यवसाय प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि व्यवसाय को कैसे चलाना है। फिर तकनीकी सहायता और ब्रांडिंग में सहायता की जा रही है कि तकनीक सहायता दी जाएगी और ब्रांडिंग कैसी करनी है, यानी पुनरुद्योगकरण सिखा रहे हैं। फिर बुनियादी ढांचे और आपूर्ति श्रृंखला का विकास, यानी प्रसंस्करण सुविधाओं, कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग यूनिट और लॉजिस्टिक्स में सुधार किया जा रहा है। और कोल्ड स्टोरेज आधारित दृष्टिकोण, जहां तक क्षेत्र विशेष के लिए खाद्य उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। तो उत्पादन संवर्धन प्रोत्साहन PLI योजना चलाई गई है उत्पादन के संवर्धन के लिए। PLI योजना जून 2020 में शुरू हुई, केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में नवाचार और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देना है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है जो, उसमें नवाचार करना और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देना है। भारतीय खाद्य उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है, विश्व में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। योजना की अवधि 26-27 यानी 6 वर्ष तक है और बजट 10,900 करोड़ है। लक्षित उद्योग। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की मुख्य श्रेणियां जैसे दुग्ध उत्पादन तैयार करना, भोजन अनाज आधारित उत्पाद, समुद्री उत्पाद, फल सब्जी आधारित उत्पाद, स्वास्थ्य एवं पोषण उत्पाद और जैविक उत्पाद आदि, इन सबको प्रसंस्करण करना इसका लक्ष्य है। लाभार्थी यानी बड़ी कंपनियां, MSME, सहकारी समितियां, स्टार्टअप और ब्रांडेड खाद्य उत्पाद निर्माताओं को इसमें लाभ पहुंचाना है। बड़े ब्रांडेड खाद्य उत्पाद निर्माताओं हेतु प्रोत्साहन। तो बड़े खाद्य निर्माता हैं तो उनको भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, यानी भारत में निर्मित ब्रांडेड खाद्य उत्पादों की बिक्री पर 4% और 10% तक का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। फिर छोटे और मध्यम खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सहायता दी जा रही है। MSME इकाइयों को ब्रांडिंग, मार्केटिंग और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सहयोग। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में नई तकनीकों और उत्पाद विकास को समर्थन। फिर मेगा फूड पार्क परियोजना चलाई जा रही है, यानी वर्ष 2008 में शुरू की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। उद्देश्य इसका है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में नवाचार और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना, तकनीक को बढ़ावा देना, भारतीय खाद्य उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, यानी विश्व में जो प्रतिस्पर्धा उसको बढ़ावा देना। इस योजना के तहत किसान प्रसंस्करण उद्योग को खुदरा विक्रेताओं को एकत्रित करता है। किसान इसमें क्या करता है, खुदरा विक्रेता जो है उनको एकत्रित किया जाता है, जिससे बेहतर बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। सहायता राशि अधिकतम 50 करोड़ रुपए तक की सहकारी वित्तीय सहायता दी जाती है। 50 करोड़ तक की इसमें सहायता दी जा रही है। कुल परियोजना लागत कुल परियोजना जितनी है उसका 50% सामान्य क्षेत्र और 75% हिमालयी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में दिया जाता है। तो सामान्य स्तर पर 50% और हिमालयी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 75% तक इसको सहायता दी जा रही है। फिर बुनियादी ढांचे में है सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर
यानी कोल्ड स्टोरेज खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ, पैकेजिंग यूनिट। तो कोल्ड स्टोरेज जो है खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ और पैकेजिंग यूनिट है। प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र छोटे स्तर पर प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण और परीक्षण सुविधाएं। तो प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र जो है तो छोटे स्तर पर भंडारण और परीक्षण सुविधाएं हों। फिर इसमें है फार्म गेट कनेक्टिविटी, यानी किसानों को सीधे कच्चे माल की खरीद और प्रसंस्करण इकाइयों तक सप्लाई आसानी से हो। अब तक की उपलब्धियां क्या है, तो 42 मेगा फूड पार्क परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है, जिसमें 23 से अधिक फूड पार्क कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम में चल रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण के संबंध में नवीन सरकारी आंकड़े हैं कि 2024 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में $6 बिलियन का FDI प्रवाह आकर्षित हुआ है। FDI आया है, यानी $6 बिलियन तक का। कृषि निर्यात में प्रसंस्करण खाद्य निर्यात की हिस्सेदारी 13% से बढ़कर वर्ष 2024 में 25% हो गई है। तो निर्यात 13 से 25 हो गया है और FDI भी $6 बिलियन आ रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कुल पंजीकृत संगठित क्षेत्र में 12.41% रोजगार और संगठित विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़े रोजगार प्रदाता है। तो जो प्रसंस्करण उद्योग है वो 12% तक रोजगार दे रहा है और बड़ा रोजगार प्रदान कर सकता है भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र बाजार आकार वर्ष 2022 में $866 बिलियन से बढ़कर 1,274 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। यानी बहुत ज़्यादा प्रसंस्करण उद्योग में आर्थिक वृद्धि हो सकती है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि सरकार के निरंतर प्रयासों और नीतिगत सुधारों के माध्यम से भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है, जो आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और निर्यात वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।